का नाम बा ये संस्थापक। अच्छा अच्छा। ठीक। हम्म। चलो चालू करी। हेलो दोस्तों, कम्पैक्ट ए स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। यह कॉम्पैक्ट ऑनलाइन क्लासेस का जो पर्पज है, जो मेन उद्देश्य है, यह बच्चों को शून्य से शिखर तक ले जाने का उद्देश्य है। आज हम क्लास 6 के एक चैप्टर का नाम, जिसे आप भोजन भोजन यह कहाँ से प्राप्त होता है। आपको बेहद तरीके से, आपको बेहद अच्छे तरीके से यह पता है, हमारे जीवन का आधार भोजन है। लेकिन इस टॉपिक का क्या उद्देश्य है, या हमें क्यों पढ़ना चाहिए और किस लिए पढ़ना चाहिए, हमें यह जानना जरूरी है। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले भोजन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हुए उच्च से निम्न से उच्च शिखर तक ले जाने का काम करूंगा, जिसमें सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इस चैप्टर का पहला हेडिंग है बेटा भोजन। तो भोजन क्या होता है, सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे और बेहद तरीके से सीखेंगे क्या होता है भोजन। आइए स्क्रीन पर देखते हैं भोजन होता क्या है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह भोजन वास्तव में होता क्या है। आपने हमेशा, मेरे हिसाब से आपने उस भोजन को वहाँ से जोड़ते होंगे जिसे आप कहेंगे कि चावल, दाल, सब्जी, रोटी इत्यादि भोजन है। अगर आप यह मानते हैं ये सभी भोजन हैं, तो आप गलत हैं। केवल यही मात्र भोजन है तो ये गलत है। और क्यों गलत है, मैं आपको इस टॉपिक से रूबरू कराऊंगा, अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा कि भोजन होता क्या है। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले भोजन होता क्या है। तो बेटा, ऐसे मटेरियल ऐसे मटेरियल जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसे मटेरियल जिसे खाने से हमें ऊर्जा प्रदान होती है, बेटा वही क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। इसमें एक नया शब्द आ गया होगा बेटा, ऊर्जा क्या है। इसमें मैंने कहा भोजन के लिए कि ऐसे मटेरियल या ऐसे पदार्थ जिसे खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को भोजन कहा जाता है। लेकिन एक शब्द आ गया है इसमें, ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है सर, ऊर्जा क्या है सर। तो मैं आपको सबसे पहले इस ऊर्जा के विषय में बताते हुए भोजन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा। क्या ऊर्जा के विषय में मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति या पावर। शक्ति या पावर अर्थात जिसके द्वारा आप कार्य करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है।
आपके अंदर कार्य करने की क्षमता जिसके द्वारा आता है वही बेटा क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको बेहद तरीके से ऊर्जा के विषय में फिर से एक बार बताने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आएगा। क्या ऊर्जा के लिए मैंने कहा कि जिसके द्वारा कार्य करने की क्षमता आपके अंदर आ जाता है, यानी जिसके द्वारा आप किसी कार्य को कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, या किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, तो आप कैसे उस वस्तु को किसके माध्यम से उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाएंगे? जब आपके अंदर कार्य करने की क्षमता अर्थात उस वस्तु को उठाएंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे, लेकिन कैसे हुआ? आपने उसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे रखे आपने? तो आप सोचेंगे, आप गहन करेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा है, उसी ऊर्जा के द्वारा आप किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए हैं ना। तो अगर आपके अंदर बल ना होता, आपके पास ऊर्जा ना होती, तो आप क्या कार्य कर पाते? आप कहेंगे सर नहीं। तो मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो वह क्या हो जाता है? एकदम स्वस्थ हो जाता है। एकदम स्वस्थ का मतलब होता है कि उसकी कार्यविधि में कमियां आने लगती हैं। तो जब वह दवा ले लेता है या खाना खा लेता है या अच्छे भोजन कर लेते हैं, तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो वही होता है ऊर्जा, और वही होता है क्या? बल। तो वही मैंने क्या कहा भोजन के लिए कि ऐसे पदार्थ या ऐसे मटेरियल जिसे खाने से आपके अंदर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, वही क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं। तो क्या मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या चावल खाने से आपको ऊर्जा आती है? आप कहेंगे हाँ सर, ऊर्जा तो आती है। तो इसलिए यह भी क्या है? भोजन है। क्या रोटी दाल सब्जी इत्यादि खाने से ऊर्जा आती है, अर्थात कार्य करने की क्षमता आ जाती है? आप कहेंगे हाँ सर, आ जाती है। इसलिए आप कह सकते हैं रोटी भी भोजन है, दाल भी भोजन है, सब्जी भी भोजन है। क्लियर है? हाँ, आप कहेंगे हाँ सर। लेकिन इसके अलावा मुझे आप बताइएगा, क्या फलों में सेब खाने से, अमरूद खाने से, पपीता खाने से या इत्यादि अन्य फल खाने से आपको ऊर्जा नहीं मिलती? आपको ऊर्जा नहीं मिलती? आप कहेंगे सर मिलती है। आप कहेंगे सर हाँ, ये तो सही है, ऊर्जा तो मिलता है, क्योंकि जब हम या हमारे परिवार के लोग कोई बीमार पड़ जाते हैं, हमारा शरीर जब स्वस्थ हो जाता है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अनार का जूस पीजिए। अनार का जूस पीजिए। अनार का जूस पीजिए, उसके बाद सेब खाइए, उसके बाद अन्य प्रकार के फल का निर्देश देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कारण है, क्यों डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इस प्रकार के फल को खाइए? क्योंकि डॉक्टर साहब को पता है कि इसे खाने से आपके बॉडी में क्या ऊर्जा प्राप्त होगी। तो वही तो है भोजन, वही तो है जिसे खाने से आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, वही तो है भोजन। तो ये अनार क्या भोजन नहीं हुआ? सेब क्या भोजन नहीं हुआ? पपीता क्या भोजन नहीं हुआ? क्या अमरूद भोजन नहीं हुआ? क्या अनानास भोजन नहीं हुआ? हुआ ना बेटा, वही तो है जिसे खाने से ऊर्जा प्राप्त हो जाए, वही क्या है? भोजन है। तो ठीक है, क्लियर है सर।
अब दूसरी बात, क्या सब्जी क्या सब्जी खाने से हमें ऊर्जा मिलती है? आप कहेंगे सर, जब इनेमिया की बीमारी हो जाती है अर्थात ब्लड की कमी हो जाती है तो डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पालक का सेवन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का सेवन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ का सेवन करिए। क्यों? क्योंकि इसे खाने से आपको क्या मिल जाएगी? ऊर्जा मिल जाएगी। इसलिए आप कह सकते हैं सब्जियों में पालक, धनिया, मेथी, सरसों इत्यादि भी क्या हैं? भोजन ही है। इत्यादि क्या है? भोजन ही है। तो समझ में आया? आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि भोजन क्या है, जिसे खाने से आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी वही क्या कहलाएगा? भोजन कहलाएगा। तो जिसमें मैंने आपको बता दिया सभी सभी फल जो हैं, सभी फल जो हैं क्या हैं? भोजन है। सभी सब्जियां क्या हैं? भोजन है। सभी अनाज क्या हैं? भोजन है। अब बात आती है, सर भोजन क्या नहीं है? भोजन क्या नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे आप बताइएगा, क्या सूखी लकड़ी खाने से आपको ऊर्जा मिलेगी? क्या सूखी लकड़ी खाने से सूखी लकड़ी खाने से आपको ऊर्जा मिलेगी? आप कहेंगे नहीं सर, अगर सूखी लकड़ी खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्यों बीमार पड़ जाएंगे? क्योंकि सूखी लकड़ी आपके लिए सुपाच्य नहीं है, आप उसे पचा नहीं सकते। और दूसरी बात, इसमें ऊर्जा है ही नहीं। इसमें ऊर्जा है ही नहीं, अर्थात इसमें कार्य करने की क्षमता है ही नहीं। अगर ऐसा होता कि किसी सूखी लकड़ी में या किसी ईंट में या किसी पत्थर में या आपके चेयर में, इस मार्कर में अगर ऊर्जा होती तो हर रोज एक दूसरे के पड़ोसी एक दूसरे का दरवाजा ही उखाड़ के लेके चले जाते। क्यों? समझ रहे हैं? अगर इसमें ऊर्जा होती तो क्या करते? पड़ोसी धीरे से पड़ोसी का चेयर लेके जाते, तोड़ के उसे खा जाते और ऊर्जा प्राप्त कर लेते, तो उनमें कार्य करने की क्षमता आ जाती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इन सब के अंदर ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इसलिए ये सब भोजन की श्रेणी में नहीं आएंगे। कुछ डिटेल हैं, टाइम लगेगा, लेकिन आपको विधिवत समझ में आएगा। ये गारंटी है, इस प्लेटफॉर्म की गारंटी है कि आपको आधार से लेकर उच्च शिखर तक ले जाने का काम किया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस कड़ी में मेरा जो ये भोजन का कॉन्सेप्ट है, मुझे लग रहा है आपको बेहद तरीके से तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया और ये समझ में आया होगा। तो जिसमें मैंने आपको बताया भोजन क्या है, एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा जल्दी से, ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैंने भोजन के लिए क्या बताया? वे सभी मटेरियल या वे सभी पदार्थ जो आप जिसे खाने से आपके अंदर ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? भोजन कहा जाता है। जिसमें एग्जाम्पल में आप सभी प्रकार के सब्जी ले सकते हैं, सभी प्रकार के फल ले सकते हैं, सभी प्रकार के अनाज ले सकते हैं, इत्यादि क्या है बेटा? भोजन है। तो मुझे आशा है कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट है कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही है क्या? भोजन
फिर उसके बाद कहाँ से प्राप्त होता है, तो भोजन के विषय में मैंने आपको रूबरू करा दिया। अब चर्चा करेंगे कहाँ से प्राप्त होता है, व्हाट इज सोर्स ऑफ फूड, अर्थात भोजन का कौन सा स्रोत है। स्रोत मीन्स अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आप घबराइएगा नहीं। हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे, अनछुए पहलू पर चर्चा करेंगे, जहाँ से कॉन्सेप्ट अर्थात जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सेकंड हेडिंग है भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, चर्चा करेंगे। हेडिंग है, बड़ा ही अच्छा यह हेडिंग है और ये इसके विषय में हमें जानकारी करनी चाहिए। इसके विषय में हमें जानकारी करनी चाहिए कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आपको आश्चर्य होगा, आपको ये लग रहा होगा कि सर बस ऐसे ही पता नहीं क्या अनाप शनाप बता रहे हैं, कुछ भी। अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं, यही तो पढ़ना है, यही तो आपके सिलेबस का। मुझे पता है आपको सब कुछ पता है, केवल आपको क्या एक आधार देना है, एक मार्ग बताना है और मुझे उम्मीद है कि आप हर चीज पकड़ पाएंगे। तो देखिएगा बेटा, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, अर्थात इसे कहा जाता है इंग्लिश में व्हाट इज सोर्स ऑफ फूड। व्हाट इज सोर्स ऑफ फूड, व्हाट इज सोर्स ऑफ फूड अर्थात भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, या इसे लिख सकते हैं वेयर डज इट कम फ्रॉम, वेयर डज इट कम फ्रॉम अर्थात भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो मैं आपको रूबरू करा दूं, मैं आपको इसका परिचय बता दूं। तो अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा तो यहाँ तमाम बच्चे हैं, यह तुरंत मुझे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल बता देंगे कि भोजन यहाँ से प्राप्त होता है, वहाँ से प्राप्त होता है। और बिल्कुल आप सही हैं, आपकी बातें एकदम बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक अनछुए पहलू पर चर्चा करेंगे, जिससे आपके पास कोई प्रॉब्लम रह ना जाए और कोई समस्या आपके पास रह ना जाए। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप पल भर में, यूं चुटकी भर में उसका आंसर दे पाएं। तो आइए चर्चा करते हैं, क्या भोजन कहां से प्राप्त करता है। पहले एक शब्द है सोर्स, एक शब्द है सोर्स यानी स्रोत। देखिएगा बेटा, नया शब्द है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने और भागने की जरूरत नहीं है। स्रोत यानी सोर्स क्या होता है, तो हर अनछुए पहलू पर चर्चा करेंगे। सोर्स का मतलब होता है कोई चीजें कहां से मिलती हैं, कोई चीजें कहां से प्राप्त होती हैं, वही क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है, यानी स्रोत कहलाता है। मान लीजिए सर, आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, आप कहेंगे सर ये जो स्रोत है, ये जो सोर्स है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तो हर चीज मुमकिन है। समझिएगा, सोर्स का मतलब बेटा होता है स्रोत, और स्रोत का मतलब होता है कोई चीजें कहां से प्राप्त होती हैं, या कोई भी चीजें जहां से आपको प्राप्त हो जाती हैं, वही क्या कहलाता है, स्रोत। मान लीजिए मुझे जरूरत है किसी पेन की, मुझे एक पेन की जरूरत है और हमारे पास पेन है नहीं, हमारे पास पेन नहीं है, तो तभी तो हमें जरूरत है। हमारे पास पेन नहीं है और हमें पेन की जरूरत है, और हमारा एक मित्र जो है हमारे बगल में बैठा है, हमारा एक मित्र हमारे बगल में बैठा है और हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोस्त थोड़ा पेन दे दीजिए, तो कहेगा नहीं पेन हम नहीं देंगे, हम कैसे लिखब अगर पेन दे देंगे। तो आप दूसरे फ्रेंड्स के पास जाएंगे, कहेंगे कि भैया ऐसा है, अगर आप मुझे पेन दे देते हो तो जब छुट्टी का टाइम होगा मैं आपको चौराहे पे चल के समोसे खिलाऊंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको पेन दे देता हूं। आपको जरूरत थी किसकी, पेन की, आपको जरूरत थी किसकी, पेन की। तो आपको वो पेन मिला कहां से, किसने दिया, आपके मित्र ने ना, तो वही आपका पेन का स्रोत कौन बन जाएगा, आपका मित्र।
तो इस स्रोत का अर्थ वही होता है कोई चीजें आपको जहां से प्राप्त होती हैं, या आप ये कह सकते हो कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति जहां से होती है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति जहां से होती है वही क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है ना। अब आते हैं यहाँ कॉन्सेप्ट पर कि भोजन का कौन सा स्रोत है। वहां मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि पेन कहां से मिला, तो यहां से वही तो सवाल है कि भोजन का स्रोत कौन सा है। भोजन का स्रोत का मतलब होता है भोजन भोजन के स्रोत अर्थात बेटा आप कहेंगे कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं स्रोत का मतलब होता है किसका, जहां से आपको प्राप्त होता है, और किसकी किसकी, भोजन की। तो आप ये कह सकते हो कि भोजन जहां से प्राप्त होता है, कोई भोजन है या कोई भी भोजन है जहां से भोजन प्राप्त होता है वही भोजन का क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है। तो मैं आपको रूबरू करा दूं, भोजन के केवल दो मात्र स्रोत हैं आपके सिलेबस में। भोजन के केवल दो मात्र स्रोत हैं। पहला क्या, पहला जंतु, पहला जंतु, दूसरा पौधा। आप कहेंगे ये कौन सी बला है, ये कौन सी बला है। तो मैं आपको बता दूं कि भोजन के कितने स्रोत हैं, दो। कौन कौन से, एक तो जंतु, एक पौधा। अर्थात कहने का मतलब भोजन हमें दो तरह से या दो जगहों से मिल सकता है। कौन कौन से, एक जंतु से मिल सकता है, एक पौधे से मिल सकता है। तो अगर आपसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन किन किन जगहों से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होगा भोजन दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, एक जंतु से और दूसरा पौधे से। आप कहेंगे अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंतु से कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं और पौधे से कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे, क्या मांस, क्या मांस आपको जंतु से नहीं प्राप्त होता, क्या मांस आपको जंतु से नहीं प्राप्त होता। आप कहेंगे हाँ सर, जंतु से प्राप्त होता है और इसे खाने से ऊर्जा भी प्राप्त होती है, इसलिए ये भोजन तो है। भोजन तो क्लियर है, ये भोजन है, लेकिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो जंतु से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। अंडा है बेटा, अंडा है, तो अंडा कहाँ से प्राप्त होता है, एग। एग्स कहाँ से मिलते हैं, आपको जंतु से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, जंतु से मिलते हैं। और इसके अलावा क्या, दूध, दूध कहाँ से मिलता है, जंतु से मिलते हैं ना, गाय से, ऊंट से, भैंस से, बकरी से ना, भेड़ से, सभी से क्या प्राप्त होते हैं, दूध प्राप्त होते हैं। तो इसलिए क्या ये सभी जंतु नहीं हैं, क्या ये सभी जंतु नहीं है, जंतु तो हैं। इसलिए आप कह सकते हो मांस, अंडा, दूध ये सभी कैसे भोजन हैं, जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन हैं। ठीक। और इसके अलावा आपने सुना होगा जिसे आप कहते हैं शहद। क्या कहते हैं, शहद। और गांव में अक्सर लोग इसे कहते हैं मधु। क्या कहते हैं, मधु। लेकिन ये जो शहद है, शहद भी क्या आपको जंतु से नहीं प्राप्त होता। जंतु का मतलब क्या होता है, क्या इसे मधुमक्खियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप कहेंगे सर हाँ, ये शहद जो है मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो वास्तव में ये शहद भी कहाँ से प्राप्त होने वाला भोजन है, जंतु से प्राप्त होने वाला भोजन है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपको, मुझे लग रहा है आपको अच्छे तरीके से यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन कौन कौन से हैं। आइए अब चर्चा करते हैं आपके दूसरे प्रकार के भोजन प्राप्त होने वाले अन्य टाइप, जिसमें आप लेंगे पौधा।
अर्थात पौधे से कौन कौन से भोजन प्राप्त होंगे। जैसे ही ये बात आपके कानों तक पहुंचेगी आप तमाम प्रकार के एग्जाम्पल मुझे सुना देंगे। तो सबसे पहले मैं अगर चर्चा करना चाहूँ कि पौधे के द्वारा भोजन कहाँ, पौधे के द्वारा कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है, तो आप मुझे बताएंगे कि जो अनाज है, अनाज का मतलब जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया ना, तो इसमें तमाम प्रकार के मक्का हो गया और बाजरी हो गई, ये सभी क्या हैं, अनाज हैं। तो ये अनाज कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे से तो प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे ये पौधे से प्राप्त होने वाला भोजन है। क्लियर सर। अब मुझे ये बताइए, क्या सब्जी में धनिया हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, क्या ये आपको पौधे से नहीं प्राप्त होते हैं? क्या ये पौधे से नहीं प्राप्त होते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, मिलते तो हैं ये भोजन ही तो हैं, लेकिन कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे से प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे आप कह सकते हैं कि ये पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन हैं। ठीक, एक तो अनाज हो गया, एक सब्जी हो गया। और दूसरी बात आप चर्चा करेंगे बेटा, आप हमेशा चर्चा करते हैं, आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ये अनार का जूस पी लीजिए, सेब खा लीजिए, तमाम प्रकार के फल खाने का सलाह देते हैं ताकि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी क्या हो सके, बन सके। तो ये सभी जो पौधे से प्राप्त होने वाले, पहले तो अनाज मैंने बता दिया, सब्जी मैंने बता दिया। अब मुझे आप ये बताइए, एकदम जिंदा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप तुरंत ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। क्या फल में सेब हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, इमली हो गई, उसके बाद इत्यादि फल हैं, मुझे आप बताइए क्या ये पौधे से प्राप्त नहीं होते? क्या ये पौधे से प्राप्त नहीं होते? क्या ये दीवार से प्राप्त होते हैं या जंतु से प्राप्त होते हैं? आप मुझे बताइएगा कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि ये सर सभी पौधे से प्राप्त होते हैं। तो आप तुरंत ही इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। अगर मेरा सवाल होगा आपसे कि आप भोजन के कितने स्रोत हैं, तो आप बिना डरे बिना चूके बताएंगे कि भोजन के दो स्रोत हैं, एक तो जंतु, दूसरा पौधा। और जंतु से प्राप्त होने वाले कौन कौन से भोजन हैं, तो आप तुरंत बताएंगे जंतु से प्राप्त होने वाले जो भोजन हैं वे क्या कहलाते हैं। जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन और पौधे से प्राप्त जो जो भोजन प्राप्त होते हैं आप उसे कहेंगे पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन हैं। जिसमें जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन कौन कौन से हैं? मांस है, अंडा है, दूध है, शहद है, इत्यादि सभी क्या हैं, जंतु से प्राप्त होने वाले हैं। अनाज है, सब्जी है, फल है, ये सभी क्या हैं, पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन हैं। मुझे लग रहा है कि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम इस टॉपिक के अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ना चाहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस सेशन पर कमेंट करिए, जहां आपको समस्या आ रही है मैं तुरंत उसे अच्छे तरीके से फिर से आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो अभी तक मैंने इस चैप्टर का दो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि भोजन क्या होता है और भोजन आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं और भोजन के कितने स्रोत हैं, आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम इस चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और वह कॉन्सेप्ट क्या है कि भोजन करने यानी भोजन खाने के आधार पर जो जंतु हैं उसे कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसे कितने भागों में बांटा गया है।
तो भोजन करने का मतलब क्या है? भोजन करने का मतलब ये है कि सभी जंतु सभी जंतु का मतलब होता है जैसे जीव जंतु हो गए, उसके बाद जानवर हो गए, मानव हो गया, मानव में जैसे स्त्री पुरुष या कुछ अन्य भी हो गए। तो इसमें क्या है कि ये क्या सभी लोग एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? क्या ये लोग एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर। आप कहेंगे नहीं सर, तो मैं आपसे सवाल करूंगा फिर, तो आप बताएंगे। तो देखिए, भोजन करने के आधार पर जो जंतु होता है उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है बेटा? शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं हर्वी वोरस। हर्वी वोरस यानी शाकाहारी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ से सब चीज़ें बता देंगे कि आपके माइंड में एक छाप बन जाएगी। आप भूलना चाहेंगे फिर भी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं शाकाहारी। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो शब्द है शाकाहारी कितने शब्दों से मिलकर बना है? शाक प्लस आहारी। शाक प्लस आहारी। शाक का मतलब होता है अभी आप इसी चैप्टर में जब मैं आपको बताऊंगा, पौधे के विषय में बताऊंगा, तो पौधे के 3 प्रकार होंगे, शाक झाड़ी और वृक्ष। शाक झाड़ी और वृक्ष। तो शाक का अर्थ आप ले सकते हैं हरे भरे से। शाक का अर्थ आप ले सकते हैं हरे भरे से। क्या? हरे भरे से। हरे भरे यानी सब्जियों से। आहारी का मतलब होता है, आहार का मतलब होता है आहार। हारी का मतलब होता है भोजन करने वाला। आहारी का मतलब क्या? भोजन करने वाला। यानी कैसा भोजन करने वाला? शाक यानी हरे पौधे। क्या? हरे पौधे यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले, केवल पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन को करने वाला जो जीव जंतु है वह क्या कहलाता है? शाकाहारी कहलाता है। यहां से देखिएगा, इस शब्द से आपको क्लियर हो जाएगा क्या? पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन करने वाले जंतुओं को हम क्या कहेंगे? शाकाहारी। अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो केवल पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले ही भोजन करते हैं, तो आप मुझे तुरंत गिनाएंगे। जैसे गाय है। क्या गाय घास खाती है? क्या गाय रोटी खाती है? क्या गाय चावल खाती है? क्या गाय फलों के छिलके या फल खाते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर। तो इसमें एक बात यह है कि ये जो मैंने सभी भोजन बताए हैं ये केवल कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? तो आप कहेंगे ये सभी केवल वनस्पति यानी पौधे से प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि पौधे से प्राप्त होने वाले सभी भोजन जो जंतु करते हैं वही क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। क्या? शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चर्चा करते हैं दूसरे पर। क्या? एक शाकाहारी हो गया और दूसरा हो गया मांसाहारी। तो मांसाहारी होता क्या है? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। बस यही देख लीजिए, हेडिंग देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। मांसाहारी। यहाँ क्या था? शाकाहारी। शाक का मतलब क्या होता है? हरी भरी यानी वनस्पतियों से। और यहाँ मांस का मतलब क्या? मांस खाने वाला। केवल मांस खाने वाला। क्या? मांसाहारी का मतलब क्या? केवल मांस खाने वाले जीव जंतु क्या कहलाएंगे? मांसाहारी कहलाएंगे। क्यों? एकदम सरल तो है। केवल मांस खाने वाले जीव जंतु क्या कहलाएंगे? मांसाहारी कहलाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ऐसे जंतु जो केवल मांस खाएंगे, अर्थात वो वनस्पति से प्राप्त होने वाले भोजन नहीं करेंगे,
केवल, जहां केवल शब्द लग गया है, केवल का मतलब ओनली वन, केवल मांस खाते होंगे। जैसे आपने सुना होगा शेर, शेर मांस खाता है, तो आप कह सकते हैं शेर क्या है, मांसाहारी है। तो इसमें मैंने बताया कि केवल मांस खाने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोरस। क्या कहते हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। तो मैंने आपको रूबरू करा दिया मांस खाने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं, मांसाहारी, जिसमें आपको बता दिया गया शेर, बाघ, लोमड़ी इत्यादि इत्यादि। तो तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार है सर्वाहारी। तीसरा प्रकार क्या है, सर्वाहारी। सर्वाहारी। तो इस शब्द में बेटा, इस पूरे शब्द में दो शब्द छिपा है। एक तो क्या, सर्व, एक तो सर्व, दूसरा आहारी। आहारी का मतलब मैंने आपको बता दिया, भोजन करने वाला, भोजन करने वाला। सर्व का मतलब क्या होता है, सर्व का मतलब आपने दादा परदादाओं से सुना होगा, दादा परदादा से सुना होगा कि सर्व संपत्ति लुटाएगी। क्या, सर्व संपत्ति लुटा गया और मैं एकदम बर्बाद हो गया। या आप ये कह सकते हैं कि सर्व फसल बर्बाद हो गई, सर्व फसल बर्बाद हो गई। तो सर्व का मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब क्या होता है, सभी। अब सभी का मतलब, सभी का मतलब क्या, ईंट पत्थर कुर्सी मेज सब, नहीं, नहीं। सर्व का मतलब है सभी, सभी का मतलब क्या, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर, अर्थात ऐसे जंतु, ऐसे जंतु जो वनस्पति से यानी पौधे से, वनस्पति से और जीव जंतु यानी वनस्पति और जीव जंतु दोनों का सेवन करते हैं। अर्थात ऐसे जीव जंतु जो पौधे, पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन और जीव जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन को ग्रहण, दोनों को ग्रहण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहेंगे। आप तुरंत एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत खड़े होकर कहेंगे कि सर जो मनुष्य होता है वह क्या होता है, सर्वाहारी होता है। क्या होता है, सर्वाहारी होता है, क्योंकि मनुष्य मांस भी खाते हैं, मनुष्य सब्जियां भी खाते हैं, मनुष्य फल भी खाते हैं। तो ये किसकी श्रेणी में आ जाएंगे, सर्वाहारी में आ जाएंगे। क्यों, क्लियर हो रहा है? क्या मुझे आप बताएंगे डॉग यानी कुत्ता क्या ये मांस, मीट मछली नहीं खाता? आप कहेंगे सर खाते तो हैं। क्या ये दाल चावल रोटी नहीं खाते? आप कहेंगे सर खाते तो हैं। तो ये दोनों तो खा रहे हैं, दोनों तो खा रहे हैं, एक वनस्पति भी खा रहे हैं और दूसरा मांस मछली यानी जंतु भी खा रहे हैं। तो इसलिए ये किसकी श्रेणी में आएंगे, सर्वाहारी में आएंगे। क्या बिल्ली, क्या बिल्ली इन दोनों चीजों को, वनस्पति और पौधे से प्राप्त, वनस्पति और जीव जंतु से प्राप्त होने वाला भोजन नहीं करता? करता तो है। तो इसलिए किसकी श्रेणी में आ जाएगा, आ जाएगा सर्वाहारी। तो इसमें अगर एग्जाम्पल बताया जाए तो मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भालू हो गया, तमाम प्रकार के ना। तो आप इन सभी को अच्छे तरीके से, मुझे लग रहा है
कि बेहद तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर आपको कहीं समस्याएं बनती हैं, तो आप कमेंट करिएगा, अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन आपको इस स्क्रीन के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ये तो क्लास 6 की बात रही। भोजन मैंने चैप्टर इसलिए लिया क्योंकि जीवन का आधार क्या है? भोजन है। जीवन का आधार क्या है? भोजन है। अगर भोजन नहीं होगा तो जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर अपनी जीविका चलाना है, अगर अपनी पीढ़ी को बनाए रखना है, अगर अपने वंशज को चलाए रखना है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको किसी कार्य को करना है या किसी कार्य को अच्छे तरीके से कर पाना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भोजन वह सर्वश्रेष्ठ साधन है जो जीवन जीने का एक बड़ा आधार है। तो आइए अब चर्चा करते हैं। क्लास 8 का पहला चैप्टर है जिसे आप जानते हैं, फसल उत्पादन और संसाधन। फसल उत्पादन और संसाधन। फसल उत्पादन और संसाधन। तो आप हमेशा सुनते होंगे न्यूज़ में, मीडिया के माध्यम से, या आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से, कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत की लगभग 50% से अधिक लोग कृषि पर डिपेंड हैं। कृषि पर डिपेंड हैं। तो ज़रूरत है हमें पढ़ने की, ज़रूरत है हमें जानने की, ज़रूरत है किस प्रकार से फसल का उत्पादन किया जाए, किस प्रकार से फसल को अच्छे तरीके से पैदा किया जाए, ताकि हम इसे अच्छे तरीके से इसका उत्पादन कर सकें, इसका लाभ ले सकें। कहीं ना कहीं ये आपको बेहद तरीके से पता है, अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि आपके घर परिवार में सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो आप उन्हें देखते हैं क्या क्या क्रियाएं किया करते हैं किसी फसल को अच्छे तरीके से उत्पादित करने के लिए, क्या क्या गतिविधियां होती हैं किसी फसल को उत्पादन करने के लिए। तो इसी को देखते हुए हमारे जो एजुकेशन संगठन है, यानी शिक्षा संस्थान है, वह यह चाहती है कि हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, कोई भी परिवार इसकी कमी से उसका जीवन समाप्त ना हो और वह अच्छे तरीके से फसल का उत्पादन कर सके और अपने समाज का, अपना और अपने देश का विकास करता रहे। तो इसके उद्देश्य से इस चैप्टर को आपके सिलेबस में डाला गया है। और इस चैप्टर में हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे कि क्या है, कैसे अच्छे फसलों को प्राप्त कर पाएंगे, क्या क्या गतिविधियां होती हैं किसी फसल को प्राप्त करने में, जैसे निराई, गुड़ाई, जुताई, ये सब क्या हैं। तो हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी पहलुओं पर चर्चा किया जाएगा, अनछुए पहलुओं पर चर्चा किया जाएगा, जहां से एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटेगा। आप कहेंगे कि सर और बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। आप कहेंगे सर और बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। यह संस्थान केवल एकमात्र उद्देश्य पर काम करता है कि शून्य से शिखर तक, अर्थात जिस बच्चे को जरा सा भी नहीं आता, उसे ऊंचे लेवल तक
पहुंचाना, उसे ऊंचे लेवल तक पहुंचाना। तो हमारी यह टीम, हमारा यह संगठन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पारिवारिक तरीके से इस पर काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप हम सब कि इस सफलता में आपका पूर्ण सहयोग होगा और आप अच्छे तरीके से यहाँ शिक्षा को ग्रहण कर आगे बढ़ते रहेंगे। आइए चर्चा करते हैं क्या फसल उत्पादन और संसाधन। तो पहला ही शब्द है फसल। आपके जहन में आ गया होगा, आपके जहन में आ गया होगा फसल क्या है। आपके जहन में अगर नहीं आया है तो आपके जहन में ये सवाल होना चाहिए कि फसल है क्या। आप कहेंगे सर गजब हैं, सर गजब हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, ये तो हम ऐसे ही बता देंगे फसल क्या है। हाँ, आप बता देंगे, लेकिन अगर आपको वैज्ञानिक तरीके से इसका डिफिनीशन पूछा जाए, इसकी परिभाषा पूछा जाए, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा भयभीत होंगे। लेकिन आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। यह प्लेटफॉर्म आपको भय मुक्त क्लास देकर आपकी हर समस्याओं का निवारण करता रहेगा। आइए चर्चा करते हैं। फसल, फसल जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा क्रॉप। क्या कहा जाएगा बेटा? क्रॉप। क्रॉप यानी फसल। देखिए बेटा, समय लगेगा, समय लगेगा और आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि अधिक समय में पाया गया धन, बल और शिक्षा काफ़ी टाइम तक बना रहता है। अगर आप चाहेंगे कि चंद मिनटों में कुछ हो जाए तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक आपको शिक्षा ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको समय देना होगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं फसल के बारे में, यानी क्रॉप के बारे में। आइए चर्चा करते हैं, रूबरू करा देते हैं आपको, फसल से न भूलने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं फसल के बारे में। क्या बेटा कि फसल क्या है? मान लीजिए ये कोई एरिया है, कोई एरिया है। एरिया का मतलब होता है कोई स्थान है, कोई जगह है, परपेंडिकुलर कोई जगह है, परपेंडिकुलर कोई जगह है। हाँ सर, अब क्या है? तो देखिए बेटा, क्लियर हो जाएगा क्या है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए, बहुत सारे प्लांट उगा दिए। हाँ सर, उगा दिए। तो फसल क्या है, तो क्रॉप क्या है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि फसल की डिफिनीशन क्या है। क्योंकि फसल के बारे में आपका जानने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि असल में फसल होता क्या है, फसल होता क्या है। तो क्लियर कराना चाहूँगा। देखिएगा बेटा, तो मैंने क्या कहा, कोई परपेंडिकुलर एरिया है, कोई एक निश्चित क्षेत्र है, कोई एक निश्चित क्षेत्र है। एक क्षेत्र ये रहा और दूसरा क्षेत्र ये रहा, जिसमें मैंने बहुत सारे एक ही प्रकार के प्लांट, एक एरिया में एक ही प्रकार के प्लांट बहुत सारे उगा दिए। आप कहेंगे सर क्लियर है। और दूसरे में मैंने कहा, क्या कहा कि इस एरिया में मैंने विभिन्न प्रकार के प्लांट का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ आम हो गया, आंवला हो गया, गेहूं हो गया, उसके बाद धान हो गया, तमाम प्रकार के मैंने पेड़ पौधे उगा दिए। जबकि मैंने कहा कि इसमें केवल एक ही प्रकार का पौधा, मैंने केवल गेहूं उगा दिया है। तो ये फसल है। तो देखिएगा, अगर इसे आप डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे
किसी एक निश्चित क्षेत्र में, किसी एक निश्चित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के, बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के किसी एक निश्चित क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधे या उगाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। यहाँ देखिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट है क्या? एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार का मतलब क्या? एक ही प्रकार का पेड़ पौधा होगा, चाहे वह गेहूं का होगा, चाहे वह आम का होगा, चाहे वह धान का होगा, चाहे वह मटर का होगा। मैंने कहा जब किसी निश्चित क्षेत्र में एक ही प्रकार का पेड़ उगाया जाता है या एक ही प्रकार का प्लांट उगाया जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं क्या इस एरिया में उगने वाले सभी प्लांट फसल हैं? क्या इस एरिया में उगने वाले सभी प्लांट फसल हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे हाँ सर, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये एरिया जो है फसल की श्रेणी में आएगा। ये एरिया फसल की श्रेणी में आएगा, जबकि ये एरिया फसल की श्रेणी में नहीं आएगा। तो एक बार फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए डिफाइन करना चाहूँगा। क्या फसल क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में, क्या मैंने क्या कहा? किसी निश्चित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पेड़ अगर उगाए जाते हैं तो वह किसकी श्रेणी में आएंगे? फसल की श्रेणी में आएंगे, अन्यथा वह फसल की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो आप, मुझे लग रहा है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप देखते होंगे आपके दादा परदादा, आपके दादा परदादा जब गेहूं उगाते हैं, जब गेहूं उगाते हैं तो आप देखते होंगे अधिक मात्रा में गेहूं का प्लांट ही बड़े क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। तो वह क्या है? फसल है। वह क्या है? फसल है। लेकिन अगर एक ही क्षेत्र में, अगर एक ही क्षेत्र में कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार के पेड़ पौधे अलग अलग उगा दिए जाते हैं तो वह किसकी? फसल की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको फिर से यह क्लियर कॉन्सेप्ट कराना चाहूँगा, क्लियर कराना चाहूँगा। अगर आपको कोई समस्या या परेशानी आती है तो आप कमेंट करिएगा। हमारी टीम और हम सब अच्छे तरीके से आपको बेहद अच्छे तरीके से हर प्रकार के आंसर का निवारण जो है देते रहेंगे। तो आइए अब चर्चा करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अब इस संस्था के हमारे अगले टीचर अगली क्लास के लिए बहुत ही ऊर्जावान साथी, अच्छा अच्छा ठीक है, आप कर दीजिए। अब अगला क्लास का समय हो गया है। अब अगले सर आएंगे, अपने क्लास का संचालन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत।